हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा और उसके इम्पैक्ट के बारे में जो हमारे पर्सनालिटी पे पड़ता है। हमें अक्सर ये लगता है कि जो हम आज हैं वो हमारी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स और हमारे रिएक्शंस हमारे असली सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा हमने एक्सपीरियंस किया उसने शेप किया है? आइए समझते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा और आइडेंटिटी फॉर्मेशन को। चाइल्डहुड ट्रॉमा का हमारे हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ के डेवलपमेंट पर कितना गहरा असर पड़ता है, इस बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा पर्सनालिटी डेवलप हो रहा होता है, लेकिन अगर उस वक्त हमें नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो हेल्दी आइडेंटिटी फॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। ये ट्रॉमा हमें सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी के साइकिल में डाल देता है, जो अडल्टहुड तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम सब अपनी यूनिक पर्सनालिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ट्रॉमा हमारे ट्रू सेल्फ को धुंधला कर देता है। ये पेनफुल एक्सपीरियंसेस हमें ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स और ट्रेट्स अडॉप्ट करने पर मजबूर करते हैं जो हमारे अपने नहीं होते। इसीलिए थेरेपी का रोल यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थेरेपी हमें अपनी असली सेल्फ को रीडिस्कवर करने में मदद करती है, ताकि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी सकें बिना किसी बैगेज के। फर्स्ट पर्सनालिटी, द अचीवर पर्सनालिटी। चलिए अब हम पहला पर्सनालिटी टाइप डिस्कस करते हैं, द अचीवर। ये पर्सनालिटी टाइप उन लोगों का होता है जो हमेशा बिजी रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करते रहना चाहते हैं। ये उनकी सेफ्टी के लिए एक तरीका होता है जो उन्हें बचपन के पेनफुल एक्सपीरियंसेस से दूर रखता है। अचीवर्स का ये बिहेवियर ऑफन ऑब्सेसिव हो जाता है, जिसमें ये अपने फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इन्हें अपनी रियलिटी डाउट करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें उनके बचपन में उनके पेरेंट्स, जो शायद नार्सिसिस्टिक या अल्कोहलिक थे, उन्हें कॉन्स्टेंटली इनवैलिडेट करते थे। इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी परसेप्शन गलत है। ये पेरेंट्स अपने बच्चों की नीड्स को इग्नोर करते हैं और अपने ही स्ट्रगल्स में घिरे होते हैं। बचपन में इनको लगता है कि अगर ये कुछ अचीव करेंगे तो शायद उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार और अटेंशन देंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में क्यूरियस रहिए और सोचिए कि क्या आपका अचीवर बिहेवियर भी आपकी ट्रॉमा से जुड़ा है। सेकंड, द हेल्पर पर्सनालिटी। अगला पर्सनालिटी टाइप है द हेल्पर। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की केयर करके अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ये बिहेवियर को डिपेंडेंसी और अपने ट्रॉमा से दूर भागने के लिए होता है। ऐसे लोग अक्सर उन घरों से आते हैं जहां उन्हें फैमिली स्टेबिलिटी बनाए रखनी पड़ती है। इनके पेरेंट्स के अपने इमोशनल नीड्स अनमेट होते हैं, इसीलिए ये अपने बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देने में फेल हो जाते हैं। ये पेरेंट्स अपने ही इश्यूज से जूझते रहते हैं और बच्चों को ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। हेल्पर्स के लिए दूसरों की केयर करना एक तरीके का सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। मैं अपनी स्ट्रगल शेयर करना चाहूँगी। मुझे भी दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल फील होता था, और अब भी मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने के लिए कॉन्शियसली काम कर रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने इन ट्रेट्स को रिकॉग्नाइज करें और अपना ख्याल रखने के लिए बैलेंस बनाएं। थर्ड, द एंग्शियस माइंड पर्सनालिटी। तीसरा पर्सनालिटी टाइप है द एंग्शियस माइंड। ये लोग कॉन्स्टेंटली विजिलेंट होते हैं, हमेशा सिनेरियोज के बारे में सोचते रहते हैं ताकि सेफ फील कर सकें। ये लोग अपने इमोशंस और फीलिंग्स से दूर भागते हैं, जिससे उनका ट्रॉमा प्रोसेस और रिलीज नहीं हो पाता। ये पर्सनालिटी टाइप अक्सर उन पेरेंट्स के साथ डेवलप होता है जो इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को कंसिस्टेंट लव और अश्योरेंस नहीं दे पाते, जिससे बच्चों में कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। इनको लगता है कि अगर ये सब कुछ एंटिसिपेट कर लेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कंटिन्यूस मेंटल एक्टिविटी उन्हें दूसरों से दूर करती है और ये लोग अपने आप को डिटैच्ड फील करने लगते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपने ही पैटर्न्स को पहचानना हीलिंग का पहला स्टेप है, और ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी में सेफ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, द परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटी। अब हम बात करेंगे चौथे पर्सनालिटी टाइप की, द परफेक्शनिस्ट।
ये लोग फ्लॉलेस परफॉर्मेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं ताकि क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन से बचें। ये बिहेवियर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से लिंक्ड होता है और इन लोगों में ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग देखी जा सकती है। परफेक्शनिस्ट अक्सर उन पेरेंट्स के साथ ग्रो अप करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं या जो अपनी लव और अप्रूवल को कंडीशनल बनाते हैं। ये बच्चों को हमेशा परफेक्ट परफॉर्म करना पड़ता है ताकि उन्हें एक्सेप्टेंस मिले। परफेक्शनिस्ट्स अक्सर वर्कोहॉलिज्म या ऑब्सेसिव बिहेवियर्स में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें इससे सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये बिहेवियर्स भी ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेस हैं। अपने आप से सेल्फ कंपैशन रखिए और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। द कंट्रोलर पर्सनालिटी टाइप। और आखिरी पर्सनालिटी टाइप है द कंट्रोलर। ये लोग सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं ताकि सेफ फील कर सकें। ये बिहेवियर अक्सर उन केओटिक फैमिली एनवायरनमेंट से आता है जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत थी, जैसे एडिक्शन या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। कंट्रोलर्स का ये टेंडेंसी उन सिचुएशन से आता है जहां उनके पेरेंट्स या तो अपने लाइफ पे कंट्रोल नहीं रख पाते या फिर सिचुएशंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। बचपन में इन बच्चों को लगता है कि अगर ये सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो शायद वो सेफ फील करेंगे। कंट्रोलर्स अपने इन बिहेवियर्स की ओरिजिन्स को समझकर हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बिहेवियर्स के बारे में क्यूरियस रहिए और समझिए कि ये ट्रेट्स आपकी गलती नहीं है, ये सब ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेस हैं। वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को समझने और उसे हील करने के लिए। हीलिंग रिक्वायर्स एफर्ट, लेकिन ये जर्नी बहुत रिवॉर्डिंग है। सेल्फ कंपैशन और अपने ट्रॉमा के इम्पैक्ट को समझना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, ये याद रखिए कि हमारे पेरेंट्स ने जो किया उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें आता था, जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था। वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। लेकिन आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं अपनी अवेयरनेस के ज़रिए। अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये साइकिल उनके लिए भी पेनफुल थी। आप इस जर्नी में हीलिंग चूज़ कर सकते हैं और अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक नया रास्ता तय कर सकते हैं। सो नेवर blame your parents. Instead, focus on your growth and healing. Thank you, and I'll see you in the next video.